जल्दी आओ, दोहे कविता गीत सुनाओ। पूछो पहेलियां जानकारी पाओ, चुटकुले सुनाकर सबको हंसाओ। क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल कार्यक्रम, सुनना तुम सब लगा कर मन। मैं हूँ आपका दोस्त अगस्त्य अग्रवाल, और मैं हूँ संभव पटनायक, और मैं हूँ लक्षित धनकर, और मैं हूँ यावी धनकर। दोस्तों, आपको मालूम है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो सप्ताह चल रहा है उसे हम कहते हैं वन संरक्षण सप्ताह। हमारे देश में बहुत सारे वन हैं, लेकिन धीरे धीरे यह वन कम होते जा रहे हैं। यह चिंता की बात है, इसलिए वनों को बचाने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। आज हम अपने सभी दोस्तों को चलो वन की सैर करवाते हैं। चलो वन की ओर चलते हैं, दादी के संग चलते हैं। पेड़ों को हम देखेंगे, पशु हमें देख चौंकेंगे। बंदर खा खा बोलेंगे, पक्षी पर खोलेंगे। सांप दिखा तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? डर के मारे दौड़ेंगे, उस जगह को छोड़ेंगे। पेड़ के पीछे छिप जाएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे। खेल खेल में सीखेंगे, बारिश में हम भीगेंगे। चलो वन की ओर चलते हैं, नानी के संग चलते हैं। आओ बच्चों आओ, मैं हूँ शांत हरा भरा वन, घनी आबादी से दूर निर्जन, बड़े बड़े पेड़ों से बना है मेरा तन, बहती है यहाँ स्वच्छ पवन। प्यारे बच्चों, परिंदों को देता हूँ मैं बसेरा, जंगली जानवरों ने भी डाला है यहाँ डेरा। यहाँ ना कोई डर ना कोई पहरा, आखिर मैं वन जो ठहरा। प्यारे बच्चों, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा यह बताओ बच्चों, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम वन देवता, हम वन घूमने आए हैं। प्रणाम। हम आपको बचाना चाहते हैं वन देवता, हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं। तुम लोगों के क्या कहने, क्या कहूँ तुम्हें, कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग तो हमें बचाने के लिए आंदोलन करते हैं और कुछ लोग हमें खत्म करने पर तुले हैं। वैसे अगर हमें हमारे तरीके से रहने दिया जाता तो ना आंदोलन करने पड़ते और ना जागरूक करने के लिए वन महोत्सव मनाना पड़ता। आप दुखी क्यों होते हैं वन देवता? हम बच्चे आपकी रक्षा करेंगे। आपको बचाने के लिए जो हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे वन देवता। बहुत अच्छी बात है, तुम सब समय रहते संभल जाओ, अन्यथा विनाश। ऐसा मत कहिए वन देवता, हमारी नादानी की इतनी बड़ी सजा। तुम अज्ञानता करो और तुम्हें दंड न मिले। हमारे मौन, हमारे धैर्य और हमारी उदारता का कब तक फायदा उठाओगे? अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ोगे या सब खत्म कर दोगे? अच्छा, तुम्हारे हाथों में जो तख्तियां हैं यह बड़ी अच्छी लग रही हैं। क्या लिखा है इन पर? जरा पढ़कर सुनाओ। इन पर संदेश लिखे हैं, सुनिए। वनों को बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है, होगा सबका जीवन अच्छा, पेड़ों की अगर करेंगे रक्षा। बहुत बढ़िया, जाओ तुम अब जरा मेरा खजाना देख कर आओ। जब लौट कर आओगे तब तुमसे बात करूंगा। आपके पास कौन सा खजाना है? मेरे पास बहुत खजाना है। मेरे जानवर, पक्षी, जड़ी बूटियां, यह सब मेरी दौलत है। अरे अरे, मेरी ही नहीं, यह सब तुम्हारे लिए भी धन है। बच्चों की दादी, नानी, जाओ बच्चों को घुमा कर लाओ। दादी दादी, ऊपर देखो, ये कौन सा पक्षी है? आओ देखते हैं बच्चों। प्यारे दोस्तों, लंबी नुकीली चोंच वाला मैं हूँ कठफोड़वा। मैं एक पक्षी हूँ। मुझे देखो देखो, मैं थोड़ा विचित्र सा लगता हूँ ना? अरे हूँ ही अजीब सा, तो लगूंगा क्यों नहीं? ये मेरी चोंच जो है ना, ये मेरी शान और पहचान है। 1 मिनट में 20 बार पेड़ के तने पर चोट कर सकता हूँ। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें थोड़ा ही चोट पहुँचाऊंगा, लेकिन इंसान ने तो हम पक्षियों को खूब चोट पहुँचाई है। पेड़ काट काट कर हमारे घर ही हमसे छीन लिए।
अब क्या तुम्हारे घर में आकर रही? मैंने सुना है तुम्हारे पास तो खुद ही रहने की जगह बहुत कम है। इतने वन खत्म किए फिर भी ये हालत। ओह, समझ आया। तुम्हारी जनसंख्या की समस्या है और तुम अपने चक्कर में हमें बेघर कर हमारी संख्या भी कम करते जा रही हो। कल की ही बात है, पेड़ भैया मुझे कह रहे थे, भैया कठफोड़वा, अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। कुछ लोग आए थे, मुझे काटने की बात कर रहे थे। हम दोनों पूरी रात बहुत रोए। दोस्तों, तुम मेरा संदेश उन लोगों तक पहुंचा दोगे क्या? मेरे पेड़ भैया को कृपया करके ना काटे। मुझे मेरे घर में चैन से रहने दो। चलो, अब मैं उड़ता हूँ। दादी, वन में कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं ना। दादी, ये देखो तितली कितनी प्यारी है। रंग बिरंगी तितली हूँ मैं, फूलों का रस पीती हूँ। दादी, अगर वन नहीं होते तो भगवान राम वनवास कैसे करते? वन में उनको कितने सारे पशु पक्षी और राक्षस मिले थे ना। दादी, बंदर बंदर। अरे वाह, ये देखो रीछ रीछ। मैं हूँ रीछ। मेरा काला रंग और भारी भरकम शरीर देखकर डर गए क्या? अरे जंगली जानवर हूँ तो ऐसा ही तो होऊंगा। सूंघने की शक्ति मुझ में बड़ी तेज है, कितने भी दूर से समझ लेता हूँ। तभी तो तुम्हें पहचान गया। दोस्तों, पेड़ पर चढ़ भी सकता हूँ और पानी में तैर भी सकता हूँ। वन में बहुत सारे जानवर हैं, जैसे हिरण, बारहसिंघा, मृग, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़, सियार और कुछ जानवर बड़े चंचल हैं, बंदर, चिंपांजी, लंगूर और कुछ जानवर बड़े हिंसक हैं, शेर, बाघ, चीता। और इस वन में बड़े विषैले जानवर भी रहते हैं। सांप। ना, जरा संभल कर घूमना, किसी को भी छेड़ना मत, दूर से ही देखना। हम जानवर भी इंसान से कम नहीं हैं। जाओ घूमो, मैं चला आराम करने अपने गुफा में। दादी, इन जानवरों को वन अच्छा लगता होगा ना, इसलिए ये यहाँ घर बनाकर रहते हैं। दादी, यहाँ सामान खरीदने के लिए कोई दुकान तो है नहीं, ये भी अपना घर सजाते हैं क्या? बेटा, ये हमारी तरह दिखावा नहीं करते। दिखावे के कारण ही और अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही तो हमने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और तो और, इन जानवरों के शरीर पर कपड़े और पैरों में जूते भी नहीं हैं। इनको ठंड नहीं लगती क्या? इनके पैरों में कांटे नहीं चुभते? बेटा, इनकी सारी जरूरतें वन देवता पूरी कर देते हैं। प्रकृति की सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अरे, ये छोटे छोटे से पौधे किसके हैं? कहीं जड़ी बूटियां तो नहीं? मैं हूँ जड़ी बूटी, मैं हूँ कितनी प्यारी, मुझे पहचानो, मैं हूँ बहुत लाभकारी। गुणों से हूँ मैं भरपूर, फिर रहते क्यों मुझसे दूर? प्राचीन काल से ही मेरे गुणों को सबने जाना और माना है। धन्वंतरी जी ने भी तो मेरे महत्व को माना, तभी तो उनके बुलाने पर मैं दौड़ी चली आती थी। और फिर त्रेता युग में वैद्य सुषेण जी ने भी मेरे प्रयोग से न जाने कितने योद्धाओं को जीवन दान दिया। और प्रभु राम जी की सेवा में भी मैं तत्काल उपस्थित हो गई थी। और फिर संजीवनी बूटी बनकर आई, लक्ष्मण जी की जान बचाई। सबके चेहरे हुए प्रफुल्लित, मन ही मन में भी हर्षाई।
औषध रूप में जब मैं आती, बड़े बड़े रोगों को मिटाती। काढ़ा रूप में जब तुम लेते, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती। सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं। हिमालय, उत्तराखंड जैसी जगह पर तो मेरी इतनी उन्नत किस्में हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है ही। अंत में बस इतना ही कहूँगी, स्वस्थ अगर रहना है जग में, बात ना ये बिसराना तुम। कड़वी मीठी जैसी पीऊं, मुझको पास बुलाना तुम, मुझको गले लगाना तुम। ये बेल देखो कितनी लंबी और फूली भी है। मैं हूँ बेल अलबेली, झाड़ियों से पूछूं पहेली। पेड़ मेरे भाई, फूलों से मैं कूदी खेली। कभी न रहती मैं तो अकेली, तुम भी करो हंसी की टोली। ओ ये देखो, बारिश आ गई, बारिश आ गई। क्या करें? भीग जाएंगे। आओ बच्चों आओ, मैं हूँ वन। जड़ी बूटियों से सजा है मेरा आंगन, निर्मल है मेरी मिट्टी का कण कण। यहाँ खेलते हैं कीट पतंगे, महकते हैं सुमन। चिड़ियों के कलरव से होता है सवेरा, तब खिल उठता है मेरा हरा भरा चेहरा। अब कहता है मेरा मन, मेरी भूमि का ना करो दोहन। तुम्हारी सुविधा के लिए ही है मेरा सारा धन, मेरे होने से ही सुरक्षित है तुम्हारा जीवन। वन की सैर करके तो मजा ही आ गया। मैं पेड़ पर एक कविता सुनाऊं? पेड़ पर मतलब पेड़ के ऊपर बैठकर? अरे नहीं, पेड़ के ऊपर चढ़कर नहीं। मेरी कविता का शीर्षक है पेड़। हरे भरे ये पेड़ बड़े, हरदम रहते ये खड़े। बारिश में ये खूब नहाते, डाली डाली फूल खिलाते। तेज धूप में हमें बचाते, हम छाया में इनकी सुस्ताते। मीठे फल ये हमें खिलाते हैं, परोपकार का पाठ सिखाते हैं। धन्यवाद। प्रकृति ने हमें कितने सारे उपहार दिए हैं ना, इन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों, उपहार से मुझे याद आया, आज मैं भी आप सबके लिए कुछ लेकर आई हूँ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या लेकर आई हो? बताती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तरह तरह की चॉकलेट। अब जरा ये भी पूछ लो कि ये चॉकलेट मैं आपके लिए क्यों लेकर आई हूँ। पहले चॉकलेट तो दो, फिर पूछेंगे कि तुम हमारे लिए चॉकलेट क्यों लेकर आए हो यावी दीदी। कहीं आपका जन्मदिन तो नहीं आज? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मेरा जन्मदिन नहीं है अगस्त्य, कल यानी 7 जुलाई को हमारी प्यारी चॉकलेट का दिन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गनिष्का है और आज मैं आपको चॉकलेट की एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मीठी मीठी चॉकलेट आई रे, यावी दीदी हमारे लिए लाई रे। रंग बिरंगी रैपर में सजकर, अब तो हम खाएंगे डटकर। दूध काजू बादाम का स्वाद, खोलो मुट्ठी खोलो हाथ। अगस्त्य बोले वाह क्या बात। संभव बोला छुपा लूं इसको, बैग में रखूं खाऊं किसको। छोटे सा एक टुकड़ा इसका, चेहरे पर मुस्कान लाता। जब मुंह में ये घुल जाता, मम्मी बोले कम खाना, पर दिल माने ना कोई बहाना। धन्यवाद। दोस्तों, आपको मालूम है मेरी बुआ घर पर भी बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट बनाती है। होममेड चॉकलेट? फिर तो आपकी बुआ हमें भी चॉकलेट खाने को देंगी। दोस्तों, 2009 में 7 जुलाई को सबसे पहला विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया था। कहते हैं कि 1950 में 7 जुलाई के दिन हमारी प्यारी चॉकलेट को पहली बार यूरोप लाया गया था। मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। लक्षित, क्या तुम्हें मालूम है कि दुनिया में सबसे अधिक चॉकलेट स्विट्जरलैंड में खाई जाती है? मैं तो सोच रहा था दुनिया में सबसे अधिक चॉकलेट मेरे घर में खाई जाती है।
यह चॉकलेट कोको के पेड़ के फल से बनाई जाती है। एक फल में 40 बीन्स होते हैं। और आपके जानकारी के लिए बताती हूँ, चॉकलेट बनाने की पहली मशीन स्पेन के बार्सिलोना शहर में लगी थी। आप सभी चॉकलेट के शौकीन दोस्तों को एक जानकारी मैं भी दे देता हूँ। सुनो, विश्व की सबसे बड़ी चॉकलेट 2011 में यूके में बनी थी, जिसका वजन 12.770 पाउंड था। ये लो, इसी बात पर एक चॉकलेट लो। दोस्तों, अब मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ अगस्त्या, सुनाओ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। वह ही हमें सही रास्ता बताते हैं। अरे अगस्त्य, तुम्हारा दोहा सुन के तो मुझे भी एक श्लोक याद आ गया। सुनाओ यावी दीदी, सुनाओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलो ऐसा करते हैं, अभिनंदन भैया के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं गुरु का क्या महत्व है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिनंदन है। और जिस प्रकार से इस दोहे में गुरु की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार गुरु अपने शिष्य को एक कुंभ की भांति अंदर प्यार का एक हाथ रखते हुए बाहर से हल्की हल्की चोट करके शिष्य को गढ़ता है, आज मैं आपको धौम्य ऋषि की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कथा गुरु भक्ति, सेवा, समर्पण और आज्ञा पालन का एक आदर्श उदाहरण है। प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था धौम्य ऋषि। वे तक्षशिला के पास एक आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके अनेक शिष्य थे और उनमें से एक था आरुणि। आरुणि अत्यंत विनम्र और आज्ञाकारी तथा मेहनती शिष्य था। वह अपने गुरु की सेवा में तन मन धन से लगा रहता था। एक दिन वर्षा बहुत जोरों से हो रही थी और गुरु धौम्य ने देखा कि खेत के किनारे की जो मेड़ है वो टूट गई है और पानी खेतों में घुस रहा है। उन्होंने अपने शिष्य आरुणि से कहा, वत्स आरुणि, जाकर उस मेड़ को ठीक करो, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। आरुणि ने तुरंत गुरु की आज्ञा स्वीकार करी और वहां पहुंच गया। उसने मिट्टी से मेड़ को बांधने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी बार बार बह जाती थी और अंत में उसने सोचा कि गुरु आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। जब तक यह पानी खेत में आता रहेगा तब तक मुझे इसे रोकना ही होगा। तब आरुणि ने स्वयं को ही उस टूटे स्थान पर लेटाकर अपने शरीर से ही पानी का रास्ता रोक दिया। वह बारिश में घंटों यूं ही पड़ा रहा। जब देर रात आरुणि लौटकर आश्रम नहीं आया तो गुरु धौम्य चिंतित हो गए। उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को साथ लिया और आरुणि को ढूंढने निकल पड़े। खेत के पास पहुंचकर उन्होंने आरुणि को पुकारा और आरुणि ने कमजोर आवाज में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। मैंने अपने शरीर से पानी को रोक रखा है ताकि खेत की रक्षा हो सके। गुरु धौम्य यह देखकर अत्यंत भावुक और गर्वान्वित महसूस करने लगे। उन्होंने आरुणि को उठाया और गले से लगा लिया। वत्स, आज तूने जो समर्पण और सेवा दिखाई है वह अमूल्य है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू महान विद्वान बनेगा और तेरा यश दूर दूर तक फैलेगा। बाद में यही आरुणि एक प्रसिद्ध ऋषि बने और यह गुरु भक्ति की कथा युगों युगों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। और आरुणि जैसा शिष्य गुरु के मार्गदर्शन से ही तैयार होता है। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चलें और गुरुओं के मार्गदर्शन में महान बने। धन्यवाद भैया। दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, तो आप मुझे बताओ वो कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? संभव भैया, मुझे इसका उत्तर पता है। इसका उत्तर है वेटिकन सिटी। वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 800 ही है। अरे वाह अगस्त्या, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हमारा भारत।
हमारे देश में दुनिया की 17.72% जनसंख्या निवास करती है और हाँ, हमारा देश युवा देश है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी रहती है। और सबसे ज्यादा वृद्ध जापान में रहते हैं, मतलब दादा दादी नाना नानी। जनसंख्या कितनी है इसे जानने के लिए जनगणना की जरूरत होती है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। वैसे तो 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना अभी नहीं हुई है। और हाँ, तुमको एक बात और बता देती हूँ, नेपाल ऐसा देश है जहाँ महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा है और दुनिया में 387 करोड़ महिलाओं की आबादी है। मैंने सोचा लड़की हूँ तो तुमको ये जानकारी भी दे देती हूँ। चलो आप सबको मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक टीचर ने क्लास में कहा राजू से, अगर कल होमवर्क नहीं हुआ तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। राजू ने कहा, सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता, मटर पनीर बन जाए तो अच्छा ही होगा। चलो अब मैं एक पहेली पूछता हूँ। कौन सी चीज है जो बहुत हल्की है पर फिर भी आप उसे दूर नहीं फेंक सकते? लक्षित, क्या इसका उत्तर पंख है? बिल्कुल सही जवाब संभव भैया। अब मैं भी एक पहेली पूछ लेता हूँ। हरा आटा लाल पराठा, सभी सहेलियों ने मिलकर है बांटा। बताओ बताओ। क्या इसका उत्तर मेहंदी हो सकता है संभव भैया? हाँ अगस्त्या, बिल्कुल सही। अरे वाह दोस्तों, आपने तो बहुत अच्छे चुटकुले और पहेलियाँ पूछी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अब हम अपना बाल कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। जय